Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our 9th lecture and I am your instructor Sayyida Arooj. Class previous lecture में हमने profitability ratios पढ़ी थी और वो ratios based थी sales के ऊपर और उनको हम margin ratios भी कहते हैं. आज हम जो profitability ratios पढ़ेंगे इनको हम रिटर्न रेशियोज भी कहते हैं और ये बेस्ड हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर. जैसा कि इस फ्लो चार्ट में नजर आ रहा है, बेस्ड ऑन सेल्स हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्कस की थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिस्कस की थी और नेट प्रॉफिट रेशियो और फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंस रेशियो को पढ़ा था. आज हम बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इसकी कैटेगराइजेशन जो हुई भी है, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको डिस्कस करेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जैसे कि इसके नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है कि इस रेशियो में इसके अंदर जितनी भी रेशियोज इंक्लूड होंगी वो मेजर करेंगी कंपनी की एफिशिएंसी को, वो मेजर करेंगी कि कंपनी कितना सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही है. और इसकी हमने डिवीजन जो है वो रिटर्न बेसिस के ऊपर 3 डिवीजन है: रिटर्न ऑन एसेट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी. अब रिटर्न का वर्ड जो यूज हुआ है उसका मतलब ये है कि हमने जो टोटल एसेट की यूटिलाइजेशन बिजनेस के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट हमने एसेट्स के अंदर की है, उन एसेट्स की कितनी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुई भी है और उस एसेट की वजह से कितना रिटर्न जो है प्रॉफिट की फॉर्म के अंदर हमें नजर आएगा. और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी, और जो टोटल हमने कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है प्रॉफिट की फॉर्म के अंदर. और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो जो हमें ये बताएगी कि जो शेयर होल्डर इक्विटी है, जो शेयर होल्डर्स का फंड है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट की फॉर्म के अंदर कितना रिटर्न मिलेगा. तो वन बाय वन हम इन 3 रेशियोज को डिस्कस करते हैं. रिटर्न ऑन एसेट, return on asset that measures the profitability of the business in relation to its total asset. यहाँ पे हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करेंगे उसके टोटल एसेट्स के साथ. This ratio indicates how well the company is performing by comparing the profit it's generating to the capital it's invested in the assets. अब हमारी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी क्लास कि सबसे पहले हम जब फाइनेंसिंग करते हैं, डेट और इक्विटी लेते हैं, तो वो उन फाइनेंसेस की यूटिलाइजेशन या उसको हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में एसेट्स के अंदर. उन एसेट्स को, वो फिक्स एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, वो टोटल एसेट्स की यूटिलाइजेशन फिर होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर, अगर सर्विस है तो सर्विस के अंदर. अब उसकी कितनी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है उस टोटल एसेट की, कि उससे फिर आप जो मैन्युफैक्चरिंग में आपकी प्रोडक्ट्स बनेंगी और सर्विस में जो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर जब सर्विस का रिटर्न हमको, या जो आपकी प्रोडक्शन होगी उसका प्रोडक्ट का जो सेल्स रिटर्न होगा, जो आपकी सेल्स और उसका फिर रेवेन्यू आपको आएगा, तो उससे रिफ्लेक्ट होगा कि आपने अपना एसेट्स कितना बेहतर यूटिलाइज किया है बिजनेस के अंदर. तो यहाँ पे हम जो हमने अपना पैसा लगाया कंपनी के एसेट्स के अंदर, तो क्या उन एसेट ने, उन टोटल एसेट ने हमें वो प्रॉफिट जनरेट करके दिया है या नहीं दिया. तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं. जितनी इसकी वैल्यू आपकी इस रेशियो की कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आपकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी कि कितने आपका बिजनेस प्रोडक्टिव है, कितना एफिशिएंट है और कितनी आपकी मैनेजमेंट जो है वो कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है आपकी रिसोर्सेज को. वो आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आपके सारे एसेट्स हैं, उनको कितनी बेहतर यूटिलाइजेशन कर रही है आपकी मैनेजमेंट. इसका फॉर्मूला जो है उसको देखें तो रिटर्न ऑन एसेट, एक तो कंपोनेंट हमें इसके फॉर्मूला के नाम से ही पता चल जाता है कि एसेट्स इसके अंदर आएंगे. अब एसेट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे बैलेंस शीट में, और जो सेकंड कंपोनेंट है, क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम रिटर्न को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो प्रॉफिट रिलेटेड कोई वैल्यू होगी, तो वो हम लेंगे, वो हमें मिलेगी इनकम स्टेटमेंट. अब इनकम स्टेटमेंट में जो एट द एंड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपकी फिक्स आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो टैक्सेस हैं, जो प्रेफर्ड
डिविडेंड आपने पे करना है, उस सब की डिडक्शन के बाद आपके पास नेट अर्निंग, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम की फिगर होती है। तो हम उस नेट इनकम को आपके टोटल एसेट के साथ कंपेयर करेंगे। अब एक कंपोनेंट, एक वैल्यू हमने उठाई इनकम स्टेटमेंट से, दूसरी वैल्यू हमने उठाई बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट क्योंकि आपके ईयर एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर बनती है, और वो उस टाइम में जो वैल्यू होती है आपके एसेट्स की वो रिफ्लेक्ट होती है। जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है आपके पूरे टाइम पीरियड को जिसके लिए वो बनाई जाती है, एक साल है या क्वार्टर है। तो यहाँ पे आके फिर एक बाइसनेस क्रिएट हो जाती है कि आप जो है दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स ले रहे हैं और उनका डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट डिपिक्शन है। तो उसको कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी टोटल एसेट जो बैलेंस शीट का कंपोनेंट है उसका हम एवरेज ले लेते हैं। एवरेज इस तरह लेते हैं कि हम बिगिनिंग जो फिगर है टोटल एसेट की एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड जो फिगर है, इन दोनों को एड अप करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज टोटल एसेट की फिगर आ जाएगी। और यहाँ पे जब हम एवरेज की फिगर डाल देंगे टोटल एसेट की, तो वो कंपनसेट कर सकती है विद द नेट इनकम, क्योंकि नेट इनकम भी रिफ्लेक्ट करती है, आप पूरे टाइम पीरियड की नेट इनकम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब एवरेज टोटल एसेट ले लेंगे तो वो भी एटलीस्ट रिफ्लेक्शन उसकी होगी कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, इस पूरे एक साल के अंदर आपके टोटल एसेट्स की ये वैल्यू थी। तो यहाँ पे हम एवरेज टोटल एसेट लेंगे रादर देन टोटल एसेट की फिगर जो कि ईयर एंड पे आपकी बैलेंस शीट पे होगी, उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगेन ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें परसेंटेज की फॉर्म के अंदर ज्यादा बेहतर समझ आते हैं या वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है वो वैल्यू। तो हम इसको मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे ताकि हमें जो इसका रिजल्ट होगा वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो नेट इनकम जो हमें इनकम स्टेटमेंट के बॉटम में फिगर होगी वहां से हम वैल्यू ये लेंगे और डिवाइड करेंगे इसको एवरेज टोटल एसेट्स जो हमारे बैलेंस शीट का कंपोनेंट है उसका टोटल एसेट्स का एवरेज लेके मल्टीप्लाई विद 100, तो हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट की वैल्यू आ जाएगी। जो रिजल्ट इसका होगा, जितना उसकी वैल्यू हायर होगी उतना वो बेटर डिपिक्ट करेगा, उतना वो बेटर इम्पैक्ट देगा आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस का, आपकी कंपनी की एफिशिएंसी का, कि आपके एसेट्स की कितनी बेहतर यूटिलाइजेशन हुई है प्रॉफिट अर्निंग के अंदर। सेकेंड रेशियो हमारे पास है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगेन ये भी जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर उसके ऊपर हम आपकी रिटर्न देखेंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला की तरफ जाने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। जो आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी लॉन्ग टर्म डेट होंगे और लॉन्ग टर्म इक्विटी होगी। कोई भी बिजनेस जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑनर ऑफ द बिजनेस का यही होता है कि जितना उसके पास अपनी अमाउंट है, अपना पैसा है, वो सबसे पहले उसको इन्वेस्ट करे। तो वो पार्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कि वो अपनी अमाउंट, अपनी सेविंग्स, अपनी जो उसके पास एक्युमुलेटेड अमाउंट है, मनी है, वो उसको इन्वेस्ट करेगा। उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहेंगे। प्लस उसके कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस का पोर्शन है आपके बिजनेस के अंदर, तो वो भी तो ऑनर का ही है, तो वो भी इसके पार्ट हो जाएगा। अगर फर्दर आपको कैपिटल चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस के अंदर, तो फिर आप जो आपकी सेकंड पार्टी है या आपके सेकंड ऑनर्स हैं जिनसे आप हेल्प आउट लेते हैं और उनको अपने बिजनेस के अंदर शामिल करते हैं, वो आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं या वो आपको हेल्प आउट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस के अंदर, बट इन रिटर्न उनको आपने प्रेफरेंस देनी है डिविडेंड पेमेंट के अंदर और फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड उनको पे करना है। अब इसके अलावा आपके अगर कोई एसेट्स हैं जो वेस्ट हो गए, जिनका जो बिजनेस के अंदर उनकी वेस्टेज हो गया, तो उसको वो आपकी बैलेंस शीट में सबसे एंड पे फिक्टिशियस एसेट की फॉर्म के अंदर होती है।
तो उसको आपने इस इक्विटी में से माइनस कर देना है। तो जब आपका जो खुद का पैसा है प्लस आपने आपके रिजर्व एंड सरप्लस माइनस अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये आपका इक्विटी फंड कहलाते हैं। अब इसके अंदर सेकंड ऑनर कोई नहीं है, लेकिन जब आप इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी इंक्लूड कर लेंगे या उनको जो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ प्रेफर्ड डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड, तो उनको आप इंक्लूड कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका टोटल शेयर होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, क्योंकि वो भी शेयर होल्डर हैं, वो भी आपके बिजनेस का पार्ट हो गए हैं। तो सेकंड ऑनर है लेकिन है तो आपके बिजनेस का पार्ट, तो इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी, शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है मैंने। सबसे पहले अगर आपके अपनी अमाउंट है बिजनेस के अंदर, आप इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से 10 लाख है और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस की फिगर है 2.5 लाख, वो हो गई। कुछ फिक्टिशियस एसेट, आपके कुछ एसेट्स वेस्ट हो गए, तो लेट्स से उनकी वैल्यू 50,000 है, तो उसको आप माइनस कर देंगे। अब इसकी जो वैल्यू इक्विटी फंड की वैल्यू बनती है वो है 12 लाख। 10 लाख प्लस 2 लाख 50,000 माइनस 50,000, तो 12 लाख आपकी इक्विटी फंड की वैल्यू है। प्लस ये आपकी वो वैल्यू है जो आप फर्स्ट ऑनर ऑफ द बिजनेस हैं और आपका बिजनेस है और आपका ये सारी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। लेकिन अगर आपके बिजनेस को फर्दर फाइनेंसिंग की जरूरत है तो आप फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं, उनसे भी आपने कुछ अमाउंट ले ली, लेट्स से 3 लाख ले लिया, तो ये सारी इक्विटी जो होगी इसको हम शेयर होल्डर फंड्स या शेयर होल्डर इक्विटी बोलेंगे। और टोटल अमाउंट, अब पहले आपकी इक्विटी फंड 12 लाख था, लेकिन जब आप सेकंड ऑनर को एड अप कर लिया तो आपकी शेयर होल्डर फंड, क्योंकि वो शेयर होल्डर है आपके बिजनेस का पार्ट हो गए हैं, तो उसको हम एक्युमुलेटिव फिगर जो होगी वो 15 लाख बन गई। अगर फर्दर फिर भी आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है, आपको मजीद पैसा चाहिए, तो फिर आप डेट की तरफ जाएंगे। और डेट में आप लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हम डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं करंट विद इन 1 ईयर की, उसको कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ उस फिगर को कंसिडर करते हैं जो कि फिक्स एम्प्लॉयड हो गई है आपके बिजनेस के अंदर, उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई है उस अमाउंट की, तो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट होता है। और प्लस आपका डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स एज यू नो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, तो वो उसकी जो डिबेंचर्स की जो फाइनेंसिंग है और जो लॉन्ग टर्म डेट की बोरोइंग है वो आप इसके अंदर कंसिडर करेंगे। एंड टोटल फिगर जो हम लेट्स से आपने लोन बोरो किया 4 लाख का लॉन्ग टर्म लोन, तो टोटल जो अमाउंट जिसके अंदर आपका डेट का पोर्शन भी आ गया 4 लाख का और आपका इक्विटी का पोर्शन भी आ गया 15 लाख का। जब हम दोनों इक्विटी और डेट को एड अप करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो आपकी एक लॉन्ग टर्म फिक्स अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट की गई है बिजनेस के अंदर, और ये इसकी फिगर बनती है 19 लाख। तो एक कॉन्सेप्ट तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ये है कि आपने अब जो इसके अंदर शेयर होल्डर का पार्ट है प्लस आपके सेकंड शेयर होल्डर जो आपके सेकंड ऑनर है उनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पार्ट है, और फिर आपका डेट का पोर्शन है जो भी लॉन्ग टर्म डेट है। तो ये इक्विलेटेड फिगर जब इन सबको हम एड अप करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। तो इस रेशो का मतलब ये है कि ये जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट है इसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलेगा, इन शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा, जो आपने इंटरेस्ट पे करना है उसका कितना मिलेगा। तो उसके लिए क्योंकि इसके अंदर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो आपने उनको डिविडेंड भी पे करना है, और इक्विटी शेयर होल्डर आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं और जो आपकी इनकम उससे जनरेट होगी और प्रॉफिट आपको एट द एंड नेट मिलेगा। तो इसकी रिवीजन हम इसकी फॉर्मूला हम इस तरह देखते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इस कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमारे पास डेट है, डेट पे हमने इंटरेस्ट देना है, तो हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट की फिगर लेनी है। इस कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगा, तो इट मीन्स कि अभी हमने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, टैक्सेस भी पे नहीं किया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे करना है वो भी पे नहीं किया।
क्योंकि एक जब सीक्वेंस आप इनकम स्टेटमेंट का देखें तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की फिगर आती है। उसके बाद हम इंटरेस्ट को डिडक्ट करते हैं और इंटरेस्ट के बाद जो हमारे पास अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर हमें टैक्स लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर आपको टैक्स आपने पे करना होता है, तो फिर आप टैक्स पे करेंगे। जब टैक्स भी पे कर चुकते हैं फिर आप की जो उसके बाद आफ्टर टैक्स अर्निंग होती है उसमें से आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं और एट द एंड आपके पास नेट इनकम या नेट प्रॉफिट या नेट अर्निंग की फिगर आती है। तो यहाँ पे हम क्योंकि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है जिसके अंदर हमने इंटरेस्ट भी पे करना है क्योंकि हमने डेट लिया हुआ है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको हमने डिविडेंड भी देना है, तो हम फिगर जो ऊपर रखेंगे वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर, और उसका हम कंपैरिजन करेंगे, उसकी हम रेशियो लेंगे विद द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जितनी ये वैल्यू जो है ये ज्यादा होगी, इट मीन्स के उतना बिजनेस जो है वो अपना टोटल कैपिटल को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहा है बिजनेस के अंदर। आपके उस कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इक्विटी का पोर्शन भी है और डेट का पोर्शन भी है, तो आप उसको बेहतर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बिजनेस के अंदर टू अर्न प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आप बेहतर कर सकते हैं जब जहां पे, क्योंकि हम फिगर ले रहे हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो अगर आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करें, उनको मॉनिटर करें, उनको थोड़ा आप एक्सपेंसेस को कट डाउन करें, तो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आपकी वो वैल्यू बढ़ेगी तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जो रिजल्ट होगा वो बेहतर आएगा। प्लस सेकंड ये हो सकता है कि आप अपनी इक्विटी का पार्ट कम करें या आप अपना डेट का पोर्शन कट डाउन करें, तो तब भी आपका जो रिजल्ट होगा वो आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो बेहतर आएगा। थर्ड रेशियो हमारे पास है रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। यहाँ पे हमने ये देखना है, जैसे कि इसके नाम से ही आइडिया हो रहा है कि हमने इक्विटी से रिलेटेड ये रेशियो है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी को। अगेन हम जो वैल्यू है वो लेंगे नेट इनकम की, या जो एट द एंड हमें एट द बॉटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट जो वैल्यू हमें नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, नेट अर्निंग की फॉर्म के अंदर होती है, हमने वो वैल्यू लेनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये मेजर करता है कि आपकी कंपनी जो है उसने अपने इक्विटी के ऊपर कितना बेहतर प्रॉफिट अर्न किया है, या कितना बेहतर, या कितनी उसकी एफिशिएंसी है। तो उस चीज को आप मेजर करते हैं कि इक्विटी बेस्ड आपका जो बिजनेस है, अगर आपने 70% ऑफ इक्विटी ले रखा है और इक्विटी के ऊपर आपका बिजनेस आप रन कर रहे हैं, तो कितना आप बेहतर प्रॉफिट उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट होता है इस रेशियो के अंदर कि वो उन्होंने ये देखना होता है कि आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके उनको कितना अर्निंग मिली है, कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है, और जितना वो बेहतर आपका प्रॉफिट रेट अच्छा होगा उतनी फिर आप री इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, रिटेन अर्निंग्स जिसको हम कहते हैं। तो एज एन ऑनर ऑफ द बिजनेस अगर आप इसके अंदर री इन्वेस्ट करते हैं, या अगर आप शेयर होल्डर्स हैं और आप री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि बिजनेस का रिटर्न बहुत अच्छा है इक्विटी के ऊपर, तो इस रेशियो की बेस के ऊपर या इस रेशियो के रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप एनालाइज करते हैं कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो को, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं कि आपको री इन्वेस्ट करना है इस बिजनेस के अंदर या नहीं करना। अगेन इस रेशियो को भी हम परसेंटेज के अंदर कैलकुलेशन इसकी करते हैं ताकि हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपको प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स को आप पे करते हैं, ओवर एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगेन एक फिगर जो है वो हमारी इनकम स्टेटमेंट की फिगर है और सेकंड फिगर जो है वो हमारी बैलेंस शीट की फिगर है। और बैलेंस शीट की फिगर जो है अगेन सेम कॉन्सेप्ट के साथ कि वो एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर आप बनाते हैं, तो वो आपके पूरे साल को डिपिक्ट नहीं कर रही होती,
तो इसलिए हम एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी की वैल्यू लेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जो शेयर होल्डर इक्विटी थी और एट द एंड ऑफ द पीरियड जो शेयर होल्डर इक्विटी थी, इन दोनों को एड अप करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। और इसको हमने नेट इनकम के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि आपकी जो शेयर होल्डर की इक्विटी जो है वो आपके नेट इनकम या नेट प्रॉफिट या नेट अर्निंग के अंदर कितना उसका परसेंटेज है, या आपने बिजनेस ने इक्विटी फंड को कितना बेहतर यूटिलाइज किया है प्रॉफिट अर्निंग के अंदर। और अगेन इसको 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें परसेंटेज के अंदर फिगर आए और उसकी बेहतर डिपिक्शन होती है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा नहीं आता तो इट मीन्स कि जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर रही इक्विटी फाइनेंसिंग को एसेट्स के अंदर, और फिर एसेट्स की यूटिलाइजेशन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रही बिजनेस के अंदर और उससे प्रॉफिट अर्निंग के अंदर। तो आपके मैनेजमेंट के पुअर डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करता है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस हैं वो सही नहीं है और एट द एंड फिर अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को वो चीज अफेक्ट कर रही होती है। और फिर जब प्रॉफिट को अफेक्ट करती है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, उनके जो रिटर्न्स हैं उनको अफेक्ट कर रही होती है। तो आज हमने रिटर्न बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखी जिसमें रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर आपका कितना प्रॉफिट के अंदर कितना बेहतर रिटर्न आता है या नहीं आता, और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड जिसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट है, इन इक्विटी का पोर्शन है कि टोटल जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया है बिजनेस के अंदर उसका रिटर्न आपके प्रॉफिट की फॉर्म के अंदर कितना अच्छा है या बुरा है। एंड थर्ड वन के जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो उसके रिटर्न में आपका जो प्रॉफिट है वो कैसा है। दो इन्वेस्टमेंट बेस्ड रेशियोज हैं ये, इनको हम रिटर्न रेशियोज भी कहते हैं और ये आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करती हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो होप आपको ये तीनों रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।